हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 का टॉपिक देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता क्या है, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी बायोडाइवर्सिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आज कंजर्वेशन को हम लोग जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चार्ट है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को दो भागों में बांट रखा है, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन होता क्या है। इन सीटू कंजर्वेशन एक प्रोटेक्टेड एरिया है, एक्स सीटू भी प्रोटेक्टेड एरिया ही है। ठीक, इन सीटू कंजर्वेशन जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके अंतर्गत आते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड सेक्रेड ग्रुप्स। अब इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर टेरेस्ट्रियल और मराइन दोनों देखेंगे। एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, फील्ड जीन बैंक। एक तरफ आते हैं बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, आर्बोरेटा, एक्वारिया या एक्वारियम आप बोल सकते हैं, और लास्ट है होम गार्डन। ठीक, होम गार्डन जो है आप घर पे जो गार्डन लगाते हैं, ठीक है, एक होम जैसा वैसा। ठीक, तो अब हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बचा के रखना, एक प्रोटेक्शन करता है, ये मैनेजमेंट करता है। ये किसका? बायोडाइवर्सिटी का। क्यों? क्योंकि हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। हम लोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को देखा है कि हम लोग को अपने नेचर को, रिसोर्स को बचा के रखना है। वो तभी बचेगा जब हम स्पेसिस को बचाएंगे, ऑर्गेनिजम्स को बचाएंगे, हैबिटेट को बचाएंगे। तो प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट करना, रिसोर्स को ऑब्टेन करने के लिए, हमारे धरती से रिसोर्स की कमी ना हो, उसको ऑब्टेन करने के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसिस, बचा के रखना स्पेसिस डाइवर्सिटी को। यूटिलाइजेशन जो होता है ना, सस्टेनेबल करना, जितना ज़रूरी है उतना, ऑफ स्पेसिस एंड इकोसिस्टम। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा, ठीक है, सस्टेनेबल यूटिलाइज होना चाहिए। टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो लाइफ है सपोर्ट से चलता है, तो हम यदि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहेगा। तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, दो पार्ट्स में हमको को पढ़ना है और आज हम लोग पूरा देखेंगे। एक है इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिस विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो स्पेसिस जहाँ पे है हमको उसको वैसा ही वातावरण देना होगा, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम जैसा बना के रखना पड़ेगा, उसी में मेंटेन और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई जानवर जंगल में रहता है तो उसको जंगल जैसा बना के हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या है इन सीटू कंजर्वेशन का, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव है एंड कन्वीनियंट मेथड है फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। कॉस्ट इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। ठीक, इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म नेचुरल इकोसिस्टम में रहते हैं, दे कैन इवॉल्व बेटर, वो अपने आप को बेटर फील कंडीशन में पाते हैं। कैन बी इजिली एडजस्ट टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, उन्हें कोई भी खतरा नहीं होता। ठीक है, वो आराम से जीना पसंद करते हैं। तो ये इसका एडवांटेज पार्ट है इन सीटू कंजर्वेशन का। ठीक, अब इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? नेशनल पार्क आते हैं,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। अब हम लोग एक एक करके तीनों पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेशनल पार्क ये बहुत बड़ा एरिया है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। नेचुरल हैबिटेट कवरिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, ठीक है, मतलब थाउजेंड ऑफ एकड़ में ये फैला हुआ है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहते हैं, बोथ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना प्लांट्स और एनिमल्स का एक टर्म है, साइंटिफिक टर्म है, प्लांट्स एनिमल्स। ये नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट रहते हैं और कंजर्व रहते हैं इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा। यहाँ पे ह्यूमन का प्रवेश वर्जित है। किस लिए? गाय या भैंस चराने के लिए, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, फॉरेस्ट्री इज परमिटेड। कुछ नहीं होगा, नो ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना जंगल काट सकता है, ठीक, ना वहाँ का कोई भी सामान का यूज़ कर सकता है, कुछ भी नहीं, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। आज के समय में 106 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क है इंडिया में। कुछ 5 इधर 5 या उधर घट बढ़ सकते हैं ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जो 44,402.95 किलोमीटर स्क्वायर में घेरा हुआ है, जो कि हमारे कंट्री का 1.35% एरिया कवर कर सकता है। मान लीजिए 100% एरिया है इंडिया कंट्री में, तो उसके 1.35% कौन कवर कर रहा है? नेशनल पार्क, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको बताता हूं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है एंड पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर एक साथ रहते हैं अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। तो ये रहा आपका नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे बोथ प्लांट्स एंड एनिमल एक साथ सर्वाइव करते हैं, ये इन सीटू कंजर्वेशन में होता है, ठीक। अब आते हैं सेकंड पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। टोटल 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैं लिख रखा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ ज़्यादा कुछ कम होंगे। दे आर प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट स्मॉलर देन नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे भी प्रोटेक्शन का काम होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, काटना छाटना, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स या प्राइवेट ओनरशिप राइट्स आर अलाउड एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विथ वेल बीइंग ऑफ स्पेसीज। यहाँ पे एक्टिविटी अलाउ है, लेकिन स्पेसीज को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक। हार्वेस्टिंग कर रहा है, प्राइवेट ओनरशिप का अलाउड एज वेल एज दे डू नॉट इंटरफेयर विथ वेल बीइंग ऑफ स्पेसीज। ऑल्सो यहाँ पे टूरिस्ट विजिट होता है, मतलब मनोरंजन के लिए, रिक्रिएशन आफ्टर परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वहाँ पे आप घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जाना खतरों से खाली नहीं है। आज के समय में ये टूरिस्ट पैलेस ही है, आप टिकट कटाइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमिए, सफारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हर जगह आप घूम सकते हैं। लेकिन यदि आप जाते हैं और खुले में घूमते हैं तो कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ठीक। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जैसे भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है, छिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में, कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। तो टोटल 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये ध्यान में रखना है। ये मैं कुछ का ही नाम यहाँ पे बताया हूँ। अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो टोटल 18 है। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है? आर मल्टीपर्पज, ये बहुत सारे पर्पस के लिए होता है, लेकिन प्रोटेक्शन एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द इनहेबिटेंट एंड डोमेस्टिकेटेड प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। मान लीजिए कोई पालतू जानवर है, या जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हुआ, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हुआ, ये सब प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं, और एक यहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर देखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स इज डिक्लेयर्ड बाय मैन एंड बायोस्फीयर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल इंडोर्स्ड बाय यूनेस्को विथ 3 मेन ऑब्जेक्टिव। इसको जो डिक्लेयर किया था मैन एंड बायोस्फीयर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ने डिक्लेयर किया था,
यूनेस्को के कहने पे, और 3 ऑब्जेक्टिव के साथ। क्या? कंजर्वेशन फंक्शन टू कंजर्व वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज एंड इकोसिस्टम। मतलब यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज को और इकोसिस्टम को कंजर्व करके रखना है। उसका डेवलपमेंट होना चाहिए टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब उसके यूज से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्लोज्ड कोऑपरेशन विद द सराउंडिंग कम्युनिटी। आसपास में जो भी कम्युनिटी रहते हैं उन लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, उन लोग के कहने पे उन लोग के साथ मिल के आप ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शन, आप स्टडीज़ के लिए भी बायोस्फीयर रिजर्व्स का यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए भी आप बायोस्फीयर रिजर्व्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आज के टाइम में देखता हूँ कि यदि आप नेशनल पार्क जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स जाते हैं, तो आप वहाँ के जो चीफ हैं उनसे आप परमिशन लेके अपने पढ़ाई के अंतर्गत भी उसका यूज़ कर सकते हैं कि एनिमल्स कैसे रहते हैं, उनका दिनचर्या कैसा रहता है, उनके हैबिटेट को आप पढ़ सकते हैं। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में है। 2000 में इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु 2001। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व्स वेस्ट बंगाल 2001। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स उत्तराखंड 2004। नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व्स मेघालय 2009। तो ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स है जो हमें ध्यान में रखना है। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स को जोन में बांटा गया है। क्या जोन है भाई? सबसे बाहरी जोन को हम लोग ट्रांसीजन जोन कहते हैं, उसके बाद के जोन को हम लोग बफर जोन कहते हैं, और उसके बाद के जोन को हम लोग कोर जोन कहते हैं। ठीक है, रिसर्च का आपको यदि ध्यान रखना है तो कोर और बफर जोन से आप रिसर्च का काम ले सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में बफर जोन यूज में आता है, मॉनिटरिंग में कोर जोन मॉनिटरिंग के अंतर्गत आता है, और टूरिज्म और सेटलमेंट हम लोग हर जोन में देख सकते हैं। आप घूमने के लिए हर जोन में जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व्स को बांटा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व्स को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। ये एक छोटा सा फॉरेस्ट है विथ रिच डाइवर्सिटी। मान लीजिए एक छोटा सा फॉरेस्ट, लेकिन उसके अंदर कल्चर बहुत है। हैविंग फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे फॉरेस्ट में बटे हुए हैं। इसका जो साइज है 0.5 से 500 हेक्टेयर्स के बीच में होता है, विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय रिलीजियस कम्युनिटीज़। मान लीजिए आपने कांतारा मूवी देखा होगा आज के समय में, तो वो अपने रिलीजियस को बचा के रखना चाहते हैं, तो वो एक सेक्रेड ग्रुप्स फॉरेस्ट है। हंटिंग एंड लॉगिंग आर यूजुअली प्रोहिबिटेड इन सेक्रेड ग्रुप। यहाँ पे हंटिंग नहीं हो सकता, लॉगिंग नहीं हो सकता, मतलब आप कोई भी गलत काम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड विद इन दीज पैचेस। आप कोई भी डेवलपमेंट का काम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट, मेडिकल अस्पताल, ये सब कुछ भी आप यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इससे हट के आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो इन सीटू कंजर्वेशन में हम लोगों ने सेक्रेड ग्रुप्स को देखा, बायोस्फीयर रिजर्व्स के पार्ट्स को देखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखा, और नेशनल पार्क को डिटेल में हम लोगों ने देखा। ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है और समझना है। आइए हम लोग चलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन पे। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है? ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है, जिसमें ब्रीडिंग एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रीडिंग का काम होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन में। ब्रीडिंग क्यों जरूरी है हम लोग आगे देखेंगे। मेंटेनेंस कर सकते हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज, जो स्पेसीज अब खतरे में है उसको बचा के रखना है। इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यहाँ पे इकोसिस्टम बना के दिया जाता है, जैसे जूस, नर्सरीज, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक एटसेट्रा। देखिए इन सीटू कंजर्वेशन आप बना के भी कर सकते हैं, लेकिन जानवर को आप नेचुरल इन्वायरमेंट में छोड़ दीजिए, जो फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक्स सीटू में आपको जानवर के लिए बना के बचा के रखना। देयर इज लेस कंपटीशन फॉर फूड, यहाँ पे कंपटीशन
का कमी नहीं है, मतलब बहुत कमी है। यहाँ पे खाना बाहर से दिया जाता है। मान लीजिए आपने शेर को कैद करके रखा है तो उसको बाहर से मीट दीजिए या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उसको दीजिए। लेकिन एक्स इन सीटू में क्या था, वहाँ पे हंटिंग चलता है, एक दूसरे को मार खा सकते हैं क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में जीते हैं। तो यहाँ पे लेस कंपटीशन है फॉर फूड, वाटर एंड स्पेस अमंग द ऑर्गेनिक, यहाँ पे स्पेस भी कम लेस है। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन का एडवांटेज क्या है, एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विथ ए लॉन्गर टाइम एंड ब्रीडिंग एक्टिविटी। यहाँ पे ज़्यादा समय तक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ब्रीडिंग एक्टिविटी दिया जाता है, रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। स्पेसीज ब्रीड इन कैप्टिविटी कैन बी री इंट्रोड्यूस्ड इन टू वाइल्ड। जब ब्रीडिंग हो जाता है तो उसको फिर से उसी के साथ छोड़ दिया जाता है। जेनेटिक टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पेसीज। मान लीजिए कोई स्पेसीज अब लास्ट बचा हुआ है, तो कुछ भी करके जेनेटिक टेक्निक से भी उसको बचाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। अब इसमें आते हैं सीड जीन बैंक। ये कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे बहुत सारे सीड्स को बचा के रखा जाता है किसी टेम्परेचर पे, किसी ह्यूमिडिटी पे। Seeds are kept under controlled temperature and humidity for storage, and this is easiest way to store the germ plasma of plants at low temperature. अब मान लीजिए प्लांट्स के जर्म प्लाज्मा को बचा के रखा जाता है एकदम लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर का मतलब ठंडा। सीड्स प्रिजर्व किया जाता है कंट्रोल कंडीशन में, माइनस टेम्परेचर में भी, और बहुत लंबे समय तक के लिए। तो जीन बैंक होता है सीड का भी। अब जीन बैंक तो होता ही है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑल्सो प्रिजर्व बाय जीन बैंक अंडर नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन। एक सीड जीन बैंक हुआ, सीड का अपना बैंक, जीन का अपना बैंक। उसके बाद आते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन पे आप कोई भी लिक्विड मटेरियल आराम से बहुत दिनों तक रख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन और ये -196 डिग्री सेल्सियस पे होता है इन लिक्विड नाइट्रोजन। इसका जो होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है ऑर्गेनिज्म का, वो कुछ समय तक के लिए सस्टेन हो जाता है, बंद हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है अंडर लो टेम्परेचर। लेकिन बाद में आप उसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो डेड नहीं करेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, अब बहुत दिनों के बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो किसी को आपको प्रिजर्व करके रखना है तो उसको -196 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दीजिए। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन का बहुत ही हेल्पफुल होता है नेचर में। अब एक आ गए टिश्यू कल्चर बैंक। टिश्यू कल्चर बैंक में क्या होता है, मान लीजिए आप मेरिस्टेम कल्चर इज वेरी पॉपुलर इन प्लांट प्रोपेगेशन। अब क्या होता है, प्लांट से आप मेरिस्टेम पार्ट तोड़ लीजिए और उसका कल्चर करिए, एज इट्स ए वायरस एंड डिजीज फ्री मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसमें कोई भी वायरस ना लगे, कोई भी डिजीज ना लगे, इसीलिए टिश्यू कल्चर बैंक रखा गया एक्स सीटू के लिए। लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग। The method involves capture, maintenance and captive breeding on long-term basis of individuals of the endangered species which have lost their habitat permanently or certain highly unfavorable conditions are present in the habitat. मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो इंडेंजर्ड है, उसको अपना ब्रीड नहीं मिल रहा है, तो आप उसको कैप्चर करिए, उसका मेंटेनेंस करिए, उसको ब्रीडिंग करवाइए, उसको कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में रखिए। ऐसा कंडीशन ना मिले कि वो ख़त्म हो जाए। उसको जो चीज़ चाहिए वो उसको उपयोग करके दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपना हैबिटेट लॉस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अपने संरक्षण में उसको रखिए, जिससे वो आने वाले समय में अपने बच्चे पैदा कर सके और फिर से वो रिवाइव कर सके। बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे पेड़ पौधा फल इस सबको सुरक्षित करके रखा जाता है। A place where flowers, fruits, vegetables are grown. The botanical garden have provided beauty and calm environment. Most of them have started keeping exotic plant for education and research purpose. होता क्या है कि जैसे कोलकाता का बोटेनिकल गार्डन है जो कि बहुत फेमस है, लखनऊ में भी बोटेनिकल गार्डन है। आप वहाँ पे जाइए, आप वैरायटी ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स, प्लांट्स देखेंगे जो वहाँ पे फल फूलते हैं।
और रिसर्च पर्पस से भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं अपने पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। अपने पढ़ाई के लिए कोई भी मटेरियल लेना है तो जाइए, उसके एक्टिविटी को देखिए, प्लांट्स को देखिए, उसके यूजेस को पढ़िए, ठीक है। तो प्लांट को बचा के रखा जाता है एक बोटेनिकल गार्डन के अंदर। इसी तरीके से एक होता है जूलॉजिकल गार्डन, जू में क्या होता है कि एनिमल को रखा जाता है। यहाँ पे जू मैंने लिखा नहीं है, लेकिन XC2 में जू का बहुत ही बड़ा रोल है। इसमें क्या होता है कि आप बच्चे लोग क्या होते हैं, वहाँ जाते हैं, खेलते हैं, जानवर को देखते हैं, उनके हैबिटेट को देखते हैं, उनके यूजेस को देखते हैं। टूरिस्ट लोग भी जाते हैं, ठीक। एनिमल ट्रांसलोकेशन, रिलीज ऑफ एनिमल्स इन ए न्यू लोकेलिटी विच कम फ्रॉम एनीवेयर एल्स। तो आप एनिमल्स को ट्रांसलोकेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है? यूजफुल फॉर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज। मान लीजिए कोई पॉपुलेशन खत्म होने के कगार पे है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको बचा के रखिए। इंडेंजर्ड एनिमल्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर सक्सेसफुली ब्रीडेड। जो लगता है कि अब खत्म हो जाएगा तो उसको आप ब्रीड करवाइए, उसके पैदावार को बढ़ाइए। थ्रेटेंड स्पेसीज आर ब्रीडेड इन कैप्टिविटी एंड देन रिलीज्ड इन द नेचुरल स्पेसीज। इंडेंजर्ड स्पेसीज जो होते हैं वो अब खत्म होंगे, लेकिन थ्रेटेंड स्पेसीज का मतलब होता है कि अब हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाए, तो उसको पहले से ही नेचुरल हैबिटेट में ब्रीडिंग करवाएं। XC2 offers the possibility of observing wild animal which is otherwise not possible। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल को ऑब्जर्व करने का पॉसिबिलिटीज देता है XC2, जो कि दूसरे में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सीटू और XC2 को डिटेल में देखा। तो ये इसका एडवांटेज हुआ, एनिमल ट्रांसलोकेशन, बोटेनिकल गार्डन, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर बैंक। टिश्यू कल्चर बैंक मोस्टली प्लांट्स के लिए किया जाता है। इसमें हम लोगों ने क्रायो प्रिजर्वेशंस को देखा, जीन बैंक, सीड जीन बैंक, XC2 कंजर्वेशन के एडवांटेज और ये इसके डेफिनेशन। मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं नोट्स आप लोग के बीच लेके आ रहा हूं, ये शॉर्ट नोट्स के जैसा ही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके पूरे टॉपिक्स को कवर करा सकूं, ठीक है। और मैं एकदम सीरियल वाइज टॉपिक लेके आया हूं। तो यूनिट 3 में 50% टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। सभी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा लेके आगे बढ़ना है, ठीक। आप यदि सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कोई भी स्टेट के लिए, तो वहाँ पे भी ये नोट्स आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यदि आप कोई भी गेट एग्ज़ाम या नेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और यदि आप कोई एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ पे भी लिए ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके करियर में, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म को आप आगे बढ़ाएं, और जब भी आप वीडियो देखें आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये नोट्स कैसा लगा। और यदि आपको नोट्स समझने में दिक्कत हो रही है तो भी आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।